वेलकम टू बॉलीवुड। आज हम डिस्कस करेंगे आपके लिए जो इंटरव्यू की सीरीज में लेके आया हूँ, जेन्युइन इंटरव्यू सीरीज। मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको सर धज के जाना है, कुछ नहीं होगा। ये सीरीज बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो बॉलीवुड के एज कोर्स पे आपको मिलेगा और जो आपको फ्री में ये मिलेगा। बिल्कुल मेरे विचार अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि आपको सच धज के नहीं जाना। सर आपको ये कह सकते हैं कि आपको कोट वगैरह डाल के जाना है, तो वो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को बेस्ट लगता है, मैं आपके लिए सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि हम कौन से 5 लेक्चर्स करेंगे। पहले लेक्चर में आपके पास जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, उसमें आपके पास इंट्रो, हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट में हम बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे, और सेकंड लास्ट में हम हाउ टू फेस अ स्ट्रेस इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू ऐसा जा रहा है कि आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपको नहीं आ रहा, या वो आपको हरास कर रहे हैं, वो आपको दुखी कर रहे हैं कि भाई तेरे को यही नहीं आता, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ पूछ के अगर आपको परेशान करते हैं, तो क्या वो रियलिटी में सही होता है या वो सच में स्ट्रेसफुल इंटरव्यू होता है? तो वो उसको कैसे फेस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सेकंड लास्ट इंटरव्यू के अंदर। और डिस्कशन ऑफ 20 बायोडाटा फॉर्म्स मैं आपके साथ करूंगा, जो कि अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपने बायोडाटा फॉर्म्स भेजे हैं मेरे को। उनको डिस्कस करेंगे कि कहाँ कमियां हैं, क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या चेंज नहीं करनी। सीरीज मैंने आपको बता ही दिया है कि बिल्कुल डिफरेंट होगी, एज कोर्स के ऊपर है। जो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये उठता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपको दिख रहा है, जैसे ये आपको आंसर जो दिख रहा है वो मेरा खुद का आंसर था जब मैंने SBPO के लिए इंटरव्यू दिया था उनको। तो उसके लिए मैंने खुद प्रिपेयर किया था कि अगर मेरे से पूछा जाता है तो मैं क्या आंसर दूंगा। ठीक है, तो मेरा आंसर सीधा था कि पहले नाम बताना है, सर आई एम विष्णु पारिक एंड आई बिलोंग टू सिरसा। जहाँ पे लोकेलिटी है वहाँ बताना है, और जो लोकेलिटी बता रहे हैं उनको अंदाजा हो जाए, चाहे आपकी कोई लोकेशन हो, उन्हें थोड़ा सा अंदाजा हो कि ये वहाँ लोकेशन है। ठीक है, विच हैज़ गिवन अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अपनी जो भी लोकेशन है उसका एक ऐसी चीज़ बताइए जो उनका ध्यान खींचे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आई हैव एन ओपन माइंडेड फैमिली। Father works as an employee of India Post Department and mom is a very good homemaker. I have a brother also. बस आपको इतना ब्रीफ में ही बताना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना कि मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की, ये किया, वो किया। वो एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं पूछना चाहता, वो बस ये देखना चाहता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू प्रेफर कर रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ ये होता है, क्योंकि उसके पास नाम वगैरह सब चीज़ें तो पड़ी है ना, पहले ही आपने जो फॉर्म भर के दिया हुआ है वहाँ पे सब अवेलेबल है उसके पास। वो बस देखना चाहता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। हिंदी, इंग्लिश जो अपनी लोकल लैंग्वेज है जहाँ पे आप इंटरव्यू दे, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये मैंने आंसर दिया तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, अगर ऐसा हम आंसर देते हैं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि सिरसा न्यूज़ में था, किसी पर्सन की वजह से आपके क्या राय है उनके बारे में। ठीक है, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपनी लोकेशन के बारे में, जो आप किसी का नाम लेंगे तो। या वो कहेंगे कि व्हाई यू सेड ओपन माइंडेड फैमिली। जब मैंने इंट्रो तैयार किया था मेरा खुद का, तो मैंने स्पेशली, मेरे को पता था कि ओपन माइंडेड फैमिली डालूंगा तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप अपना इंट्रो तैयार करें तो ऐसी चीजें डालें कि वो किसी और चीज की तरफ तो जाए ही ना, वो उसी में से क्वेश्चंस पिक करें। टेल अस अबाउट IPPB's रिसेंट न्यूज। रिसेंट न्यूज क्या थी? पोस्ट पेमेंट बैंक की। मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर कि पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में रिसेंट न्यूज क्या है कि उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, जो अब नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है, वो लोन दे सकेगा। नेक्स्ट है कि व्हाई वी चूज साइंस स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट। इसका आंसर हम देखेंगे बाद में इसी वीडियो के अंदर, कि वो कहेंगे कि आप तो साइंस बैकग्राउंड से हैं, हम आपको क्यों लें। कॉमर्स स्टूडेंट भी तो बाहर बैठे हैं, हम उनको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बैंकिंग बेसिक नॉलेज पता है। कौन से वर्ड्स आपको यूज नहीं करने इंट्रो के अंदर। इंट्रो के अंदर की बात कर रहा हूं मैं कि आई लाइक दिस, आई लाइक स्विमिंग, क्रिकेट, ऐसी चीजें नहीं बतानी। क्यों? क्योंकि ये आपकी हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस के अंदर काउंट होती है। इंट्रो होता है कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, थोड़ा बताएंगे और अच्छा बताएंगे, ताकि उनमें से क्वेश्चन पिक कर सके। कई सारी चीजें बताएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनसे क्या पूछना है, फिर वो आपके आगे के क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, नेवर मेंशन योर एजुकेशन बैकग्राउंड। एजुकेशन बैकग्राउंड आपको कभी भी मेंशन नहीं करना है। क्यों? अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है फिर तो नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि हम कॉमर्स स्टूडेंट वाले को रख लेते हैं। ठीक है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो मैंने सुना है कि कॉमर्स स्टूडेंट वालों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको तो किसी हाल में ही नहीं बताना। वो अगर कहें कि आप कॉमर्स स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट है, फिर आपके पास कोई इलाज नहीं है, वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन खुद बोल के नहीं बताना कि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ या कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। नेक्स्ट है
डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू? जब आपसे पूछा जाए कि क्या आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी की है, तब आप कहेंगे जी नहीं, इंटरव्यू की तैयारी मैंने नहीं की। अगर आपने की है तो भी ये कहना है कि इंटरव्यू की तैयारी मैंने नहीं की। ठीक है, आप कहेंगे कि अब सीधा ये नहीं कहना कि नहीं मैंने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की। आपको हमेशा अपने सेंटेंसेस को लंबा रखना है, आपको ज़्यादा बात करनी है ताकि उन्हें लगे कि इसे बोलना आता है। तो आप जब वो आपसे पूछे कि क्या आपने इंटरव्यू की तैयारी की है, तो आप कहेंगे उनको कि जी नहीं, मैंने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की। क्योंकि इंटरव्यू एक एक्सप्रेशन का टाइमिंग होता है कि हम एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं खुद को, और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कोई दूसरा थोड़ी बताएगा कि हमसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। इसकी तैयारी कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक्सप्रेशन होता है जो हमारा खुद का अंदर से होता है, उसके लिए तैयारी नहीं की जा सकती। What makes you better than other students sitting outside? वो आपसे पूछेंगे कि आपको ऐसी क्या चीज़ है आपके पास जो उनसे अलग बनाती है, या आप उनसे बेटर क्यों हैं। तो कभी ये मत कहिएगा कि मेरे को उनसे ज़्यादा पता है या नॉलेज ज़्यादा है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। जी नहीं, आपको कहना है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनसे बेटर हूँ, लेकिन अगर हम देखें कि बेटर स्टूडेंट्स कौन से हैं सारों में से, तो उन बेटर में से मैं ज़रूर होऊंगा। उन 4-5 बच्चे अगर आप चुने तो मैं सबसे बेस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बेटर में ज़रूर काउंट होता हूँ। ठीक है, वो आप बता सकते हैं कि मैं लॉयल हूँ ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहना कि मैं सबसे बेटर हूँ। नहीं, मैं उन कुछ बेटर में से एक हूँ, ये बोलना है आपको। अब आपसे पूछेंगे वो कि हॉबीज क्या है आपकी। मेरे हॉबीज में आपको दिखा देता हूँ रीडिंग चेतन भगत नॉवेल्स एंड लिसनिंग कबीर दोहे। और आपको मैं बताता हूँ कि दोनों ही चीज़ों पे मेरे से क्वेश्चन पूछा, मेरे जब वहाँ बायोडाटा फॉर्म में ये लिखा हुआ था। जब मेरे पास बायोडाटा फॉर्म्स आए बच्चों के, मैंने देखा कि बच्चे कह रहे हैं लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है, या कह रहे हैं रीडिंग, तो वो बोर हो जाते हैं। वो दिन में कितने लोगों का तो इंटरव्यू लेंगे, और आप वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपके आने से पहले कोई बता के गया था और आपके जाने के बाद कोई बताएगा। तो ऐसी चीज़ों पे कंफ्यूज मत कीजिए ना, उनको नॉर्मल नहीं लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि ये बंदा डिजर्व करता है। तो ऐसी चीज़ें हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस के अंदर रखिए कि उनका ध्यान खींचे। ठीक है, अब जब मैंने लिखा रीडिंग चेतन भगत नॉवेल्स, तो उन्होंने मेरे से स्पेशली कहा था कि आपने सिर्फ चेतन भगत क्यों कहा। मैंने ये कहा क्योंकि उनके नॉवल कुछ मैसेज देते हैं, अच्छे नॉवेल्स होते हैं, इसलिए मैं उनके पढ़ता हूँ। ठीक है, लेकिन रियलिटी में रीजन क्या था मेरा ये लिखने का, अगर मैं लिखता रीडिंग तो वो नॉर्मल सी बात होती। मैंने रीडिंग चेतन भगत नॉवल लिखा, इसका मतलब चेतन भगत के बारे में जो पूछना वही पूछ लो। अगर सिर्फ रीडिंग लिखता, वो क्वेश्चन पूछते तो मैन बुकर प्राइज पे चले जाते। जी नहीं, आपको हर चीज सोच समझ के बोलनी है। लिसनिंग कबीर दोहे में क्या था कि उन्होंने मेरे से कबीर दोहा सुना तो मैंने सुना दिया, और रियलिटी में मैं सुनता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमेशा स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब चीज़ें बिल्कुल सोच समझ के तैयार कीजिए, और कम से कम रखिए। 2 स्ट्रेंथ, 2 वीकनेस, 2 हॉबीज बहुत होती हैं। क्या मेंशन नहीं करना, डायरेक्ट नहीं बोलना क्रिकेट पसंद है। जी नहीं, उन्हें भी मजा नहीं आएगा क्रिकेट सीधा क्या पूछेंगे वो आपसे। ठीक है, व्हाट इज योर गोल, आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये नहीं कहना कि मैं उस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ खुद को। जी नहीं, मैं एक वैल्यूएबल लाइफ जीना चाहता हूँ, चाहे मैं किसी भी पोजीशन पे हूँ, मैं सेटिस्फाई देखना चाहता हूँ खुद को। आपको ये बोलना है। गैप को जस्टिफाई कीजिए। अगर आपने 2012, 13, 15 कभी भी पास आउट हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि गैप को जस्टिफाई कीजिए, आपने इतना टाइम कहाँ लगाया। तो अगर जो भी रीजन है वो जेन्युइन है, आप बताइए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बताइए सीधा कि सर आज के टाइम में कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है मेरे। अगर आपने आपका पॉइंट पे पहले कभी नहीं रुका तो भी कह दीजिए, क्योंकि उनके पास हाथ वाथ डाटा नहीं होता, और वो बाद में जाके क्रॉस चेक भी नहीं करेंगे क्या ये पॉइंट्स पे रहा था। आपको कहना है कि मैं सर पहले भी पॉइंट्स के ऊपर रह गया था, इस बार मुझे मौका मिला है तो मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। डू यू हैव एनी लोकेशन प्रेफरेंस? लोकेशन प्रेफरेंस अगर पूछा जाए हमेशा ना कहिए। क्यों? क्योंकि लोकेशन प्रेफरेंस आपने कह दी कि हाँ मेरे को मेरी लोकेशन में मिल जाए तो ठीक है। जी नहीं, वो ये सोचेंगे कि अगर हमने इसको किसी दूसरी जगह दे दिया तो ये तो छोड़ जाएगा। नहीं, आपको कहना है लोकेशन चाहे कहीं दे दे, इंडिया के अंदर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। आरआरबीज बाहर नहीं भेजते, आपको स्टेट के अंदर ही रखते हैं। वो कहेंगे कि आप हायर स्टडीज के लिए क्यों नहीं किया आपने वो। तो आपको कहना है कि सर मैंने, अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको ये कहना है कि सर मुझे मेरे घर की तरफ देखना था, घर वालों ने मेरा इतना साथ दिया, अब मेरे पास मौका था, अवसर था कि मैं घर वालों के लिए कुछ करूं। तो हायर स्टडीज तो बाद में भी हो सकती है, पहले एक परिवार को बैकअप की जरूरत थी, जो मेरी तरफ से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैं उनको दे सकता हूँ वो मैं देना चाहता हूँ। स्ट्रेंथ देखिए मैंने मेरी क्या प्रिपेयर की थी, वो आप इनमें से कोई भी 1 या 2 या 3 उठा सकते हैं। जैसे कि मैं एक लॉजिकल पर्सन हूँ। लॉजिकल पर्सन आज के टाइम में बहुत कम है। आंख मूंद के किसी चीज़ पर चलने वाले सब मिल जाएंगे आपको। लॉजिकल पर्सन की हर चीज़ का जो रीजन होना चाहिए किसी के पास,
दूसरा है एंगर हैज़ नेवर बीन इन माई नेचर। एंगर कभी भी मेरे नेचर में नहीं रहा, और ये जरूर रिक्वायर्ड होता है कि आपको गुस्सा ना आए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन कौन लोग मिलेंगे, तो आपको उनको बिहेव सही से करते हैं कि नहीं करते, ये मैटर करेगा। दूसरा है सेक्युलर ह्यूमन बीइंग। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई हिंदू है या मुसलमान है, आपको ये बोलना है, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए वो एक ह्यूमन बीइंग है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म से ताल्लुक़ रखता है। दूसरी बात, आई हैव ऑलवेज बीन लॉयल टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी चीज़ के लिए कहीं मैं हमेशा लॉयल रहता हूँ। मैं लॉयल तब भी रहता हूँ जब मुझे सारे देख रहे होते हैं, मैं लॉयल तब भी रहता हूँ जब मुझे कोई देख नहीं रहा होता, ठीक है? आपको हमेशा चीज़ें बोलने में अगले को सुनकर मजा आ जाना चाहिए कि हाँ यार क्या बात कह रही इसने। आई सपोर्ट राइट थिंग। मैं हमेशा राइट थिंग के साथ खड़ा होता हूँ, चाहे वो एक के अगेंस्ट में 100 लोग खड़े हों। एक चीज़ सही है, एक बंदा सही बोल रहा है, 100 लोग गलत बोल रहे हैं, तो मैं एक का साथ दूंगा, चाहे हम मेजोरिटी के अंदर ना हो। कितनी अलग बनाती है ये चीज़ें। आपको जब बोलेंगे उनको भी लगेगा कि हाँ यार ये तो डिजर्व करता है। वीकनेस में क्या बोलना है? वीकनेस में ऐसी वीकनेस नहीं बोलनी जो बैंक को नुकसान कर सकती है। वीकनेस में आप बोल सकते हैं कि सर सर्दी बहुत लगती है मेरे को, विंटर इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी, आई नो ओनली अ फ्यू लैंग्वेजेस। मुझे लोकल लैंग्वेज, अपने स्टेट की लैंग्वेज, इनको छोड़ के कुछ 1-2 लैंग्वेज ही आती है। अब वो भी देखें कि हाँ यार इसको लैंग्वेज ना आना ये वीकनेस बता रहा है, और लैंग्वेज तो 2-3 ही आती होती है हमें खुद की। आप कहेंगे कि सर मुझे बहुत कम लैंग्वेजेस पता है, हमारे स्टेट की तो लैंग्वेज पता है। अब जब आप कहेंगे मुझे स्टेट की लैंग्वेज पता है, तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है इसको ये तो आती है, और भी लैंग्वेज सीखना चाहता है ये। मैं सिर्फ 2 बार खाना खाता हूँ, वो कहेंगे ये वीकनेस कैसे हुई? आप कहेंगे कि सर 3 बार तो कम से कम खाना खाना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ 2 बार भूख लगती है। अब ये पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बैंक जो सामने बैठे हैं वो सोचेंगे कि लंच टाइम में ये कभी देरी नहीं करेगा, ये कुछ काम भी कर सकता है हमारे लिए। आपको भी पता है 3 बार तो आप खाते ही हैं लंच टाइम, लंच ब्रेक के अंदर आप लंच जरूर करेंगे, क्योंकि थक जाते हैं काम करते करते। मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ, वो खुद भी कहेंगे कि भाई चाय तो सारे पीते हैं बैंक में लगने के बाद, ठीक है? तो आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो बैंक के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना डाले। क्या नहीं कहना कि मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं ज़्यादा सोचता हूँ, ऐसे कभी नहीं बोलना आपको, ठीक है? क्योंकि वो कहेंगे आप ज़्यादा सोचते हैं तो लोन देते टाइम आप 1000 बार सोचेंगे, और लोन देना जरूरी भी है बैंक प्रॉफिट करने के लिए। छोटी जो भी बोल रहे हैं सोच समझ के बोलना है, क्रॉस क्वेश्चन खुद तैयार कीजिए। वो कहेंगे आरआरबी ही क्यों? आपको क्या कहना है कि सर आरआरबी किसानों के प्रति सबसे ज्यादा बिहेव कर, मतलब सबसे ज्यादा सोचता है किसानों की तरफ, रूरल एरिया की तरफ, ठीक है? और रूरल एरिया के अंदर लोग अनपढ़ हैं, अभी भी शिक्षा की कमी है, तो मैं चाहता हूं मैं उन लोगों के लिए सर्व करूं जो नीडी हैं, ठीक है? कुछ भी आप आंसर बताइए अपना। What will you do to reduce NPA of your branch? NPA रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है? तो आपको कहना है कि हम अलग अलग कैंप्स करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि NPA बढ़ने से देश को नुकसान है और उन्हें दोबारा लोन मिलने में भी दिक्कत आएगी। तो कुछ ऐसे वैलिड रीजंस देके उन्हें हम कहेंगे कि आप NPA नहीं कीजिए, लोन अपना टाइम टू टाइम चुकाइए। वुड यू गो फॉर आरबीआई ग्रेड बी? क्या आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए जाएंगे सिलेक्शन के बाद? आपको कहना है जी नहीं, मुझे पब्लिक डीलिंग पसंद है, आरबीआई के अंदर पब्लिक डीलिंग नहीं है। आप अगर जाना चाहते तो भी नहीं कहना, क्योंकि वो सोच लेगा कि अगर हमने इसको रख लिया ये तो आरबीआई के लिए प्रिपेयर करेगा, अगर हो गया तो ये तो सीट खराब कर देगा। नहीं, उन्हें लगना चाहिए कि ये बंदा रिटायरमेंट तक हमारे बैंक के अंदर रहेगा। अगर वो कहे कि एज अ बैंकर व्हाट चेंजेस यू एक्सपेक्ट टू सी इन अ बैंक, मुझे जो लगा, मैं जनरली लिखा है यहाँ पे कि मेरी ब्रांच के अंदर जीरो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कस्टमर्स के अंदर। कोई 10 रुपए जमा करवाने आया, चाहे 10 लाख रुपए जमा करवाने आया है, दोनों को अगर 10 रुपए वाला पहले आया तो काम 10 रुपए वाले का पहले होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो बहुत अच्छा कस्टमर है, कुछ अलग वे में मैनेजर वगैरह जो भी करते हैं आपके हाथ में नहीं है, आपको हमेशा सही काम करना है। देयर शुड बी मिनिमम वेटिंग टाइम, कस्टमर्स के लिए मिनिमम वेटिंग टाइम होना चाहिए, ये मैं इंश्योर करूंगा पीओ बनने के बाद, ये बोलना है आपको। All schemes of bank should be posted on walls of branch in local language. लोकल लैंग्वेज के अंदर सारी स्कीम्स जो बैंक की चल रही है वो दीवार पे चिपकी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। लास्ट है कि देयर शुड बी प्रॉपर पार्किंग। प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए ब्रांच प्रेमाइसेस के अंदर, कि वहां पे कोई अपना व्हीकल लेके आए तो उसे खड़े करने की जगह हो, ठीक है? तो ये आंसर्स देखते ही उसे लगा कि हाँ यार ये बंदा रियली डिजर्व करता है। अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओलीवुड इज द न्यू ब्लैक सर्च कीजिए, वहां पे आपको सब पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू पैनल वाले कि बैंक क्या होता है। भाई ये बताओ बैंक होता क्या है? आप आरआरबीज के लिए आ रहे हैं, हर चीज के पीछे बैंक लगा हुआ है, तो बैंक होता क्या है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए
कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो चेकेबल डिपॉजिट लेता है और लोन देता है। वो कहेंगे चेकेबल डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे चेकेबल डिपॉजिट का मतलब हुआ कि ऐसे डिपॉजिट जिन्हें हम चेक के द्वारा निकलवा सकते हैं। तो वो कहेंगे कि आपने चेकेबल डिपॉजिट ही क्यों बोला? आप सीधा ये भी तो बोल सकते थे कि डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं। तब आपको मैं लास्ट के अंदर जो स्ट्रेस इंटरव्यू वाली वीडियो हुई तब इसका आंसर बताऊंगा कि हम क्यों नहीं बोलेंगे चेकेबल डिपॉजिट। पता होना चाहिए कि चेकेबल डिपॉजिट क्या होते हैं, वो डिपॉजिट्स जो हम चेक के द्वारा निकलवा सकते हैं। वो कहेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बताइए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स जिनके अंदर लैंडिंग करनी जरूरी है। आरबीआई ने ये कहा हुआ है। एक बैंक को कभी भी जब मान्यता मिलती है कि आप अपना बैंक खोल सकते हैं हमारे देश के अंदर, तो उसको कुछ 40% रखना होता है प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर। कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स? जैसे एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर फील्ड में वो बैंक लोन दे ही नहीं रहा, तो उसको अब मान्यता देने के लिए, उसको लाइसेंस देने का क्या फायदा? वो तो अपनी ग्रोथ देखेगा। नहीं, हमें देश की ग्रोथ देखनी है, इसलिए आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर्स डिफाइन कर रखे हैं। वो प्रायोरिटी सेक्टर्स कितना परसेंट किसमें लगता है? एग्रीकल्चर के लिए 18% है। बाकी आप देख लीजिएगा एजुकेशन के लिए कितना देना होता है, अलग अलग एमएसएमई के लिए कितना देना होता है, वो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, तो वहां कितना परसेंटेज लोन देना होता है। व्हाट वाज द नीड ऑफ आरबीआई? वो पूछे हैं कि आरबीआई के बारे में हम सुनते हैं, ये नेशनलाइजेशन हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ, ये यंग हिल्टन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, सीडी देशमुख पहले गवर्नर थे, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आप कहेंगे कि ब्रिटिश जब राज चल रहा था तो देश में गरीबी थी, ठीक है, और ब्रिटिश के लिए ये सारा बिजनेस था इंडिया, और बिजनेस घाटे में जा रहा था, इसलिए उन्होंने एक ऐसे बैंक की जरूरत पड़ी कि जो जितने भी छोटे छोटे बैंक्स खुले हुए हैं प्राइवेट, उनके ऊपर एक कंट्रोल हासिल कर सके और मॉनिटर कर सके कि देश के अंदर कैसा पैसा कहाँ यूज होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताना है आरबीआई का। आपको पता होना चाहिए एक गवर्नर होता है, 4 डिप्यूटी गवर्नर, टोटल 21 होते हैं। तो दिमाग में याद रखना है कि एक गवर्नर, उनके नीचे 4 गवर्नर, कितने हुए? 5। 4 होते हैं जोनल ऑफिसर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के 4 ऑफिसेज बनाए गए हैं कि नॉर्थ की सारी कंप्लेंट्स नॉर्थ जोन वाले ऑफिसर देखेंगे, साउथ की साउथ वाले, और ऐसे ही चारों दिशाओं के। तो एक गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर, 5 और 4 हुए जोनल ऑफिसर। 5 और 4 9, 10 होते हैं गवर्नमेंट के और 2 होते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, वो भी गवर्नमेंट के, तो पूरे हो गए 21। टेन्योर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, टेन्योर आपको गवर्नर का भी याद रखने की जरूरत नहीं है। गवर्नर फिलहाल कौन है, वो कौन से नंबर के हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नाम नहीं ले रहा कि गवर्नर कौन है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप कब ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप 4 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक चीजें डिस्कस की जा रही है, ये कोई एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप ये इंटरव्यू वीडियो देख के जा सकते हैं। हम आजकल सुन रहे हैं मर्जर, कि मर्जर हो रहा है, तो एक्वायरिंग बैंक का क्या मतलब होता है? एक्वायरिंग बैंक वो होता है जो एब्जॉर्ब करता है किसी बैंक को, जैसे कैनरा बैंक ने सिंडिकेट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बीकानेर सबको एब्जॉर्ब किया है। तो एक्वायरिंग बैंक वो है जो एक्वायर करता है अलग अलग बैंक्स को। कितने बैंक्स रह गए हैं मर्जर के बाद, कितने एसबीआई ने किए थे, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारे फिगर्स हैं, ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला। What is the meaning of appraisal और evaluator? अगर आप पीओ बनते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोन देते टाइम आपको चीजें पता होनी चाहिए। इवेल्युएटर क्या होता है? कोई लोन लेने आया कि सर मुझे तो एक घर के ऊपर लोन लेना है, तो इवेल्युएटर क्या करेगा? जाके देखेगा कि भाई कितने लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की है, ठीक है, तो इवेल्युएटर जाके देखेगा कि हाँ जब हम इसको बेचेंगे तो हम इससे सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए ले पाएंगे। इवेल्युएटर बैंक के खुद के होते हैं, बिल्कुल लीगल होता है ये काम। तो इवेल्युएटर क्या करता है? मान लीजिए उसने इवेल्युएट कर दिया कि 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो उसका कुछ परसेंटेज, इसे बोला जाता है लोन टू वैल्यू रेशियो, कि लोन जितना दिया जा रहा है, 20 लाख रुपए का मान लीजिए प्रॉपर्टी इवेल्युएट की इवेल्युएटर ने, तो 20 लाख रुपए का लोन है, तो उसमें सिर्फ उसे 15 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, ठीक है, ताकि उसे भी लगा रहे कि भाई लोन चुकाऊं, नहीं तो मेरी 20 से 25 लाख की चीज चली जाएगी। पूरा कभी भी लोन नहीं दिया जाता, 100% का कभी नहीं दिया जाता। What do you mean by ARCs? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर मान लीजिए कोई लोन नहीं चुकाता है तो वो लोन एनपीए हो जाता है, रिकवर नहीं कर पाता, इसलिए अलग अलग कंपनीज बनी हुई है जो बैंक से लोन, बैड लोन खरीदती है और अपने बिहाफ पे, अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू वो रिकवर करने की कोशिश करती है। 100 करोड़ का मान लीजिए एनपीए है, एआरसी जाएगी एसबीआई के पास कि 100 करोड़ का लोन हमें बेच दीजिए। एसबीआई क्या करेगा? अभी पैसे तो आ नहीं रहे, चलो 80 करोड़ में बेच देते हैं। एआरसी क्या करेगी? 90 करोड़ निकलवाने की कोशिश करेगी ताकि 10 करोड़ का फायदा हो सके, लेकिन एआरसी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल? ऑथराइज्ड
कैपिटल क्या होती है कि कितना, मान लीजिए गिलास, जैसे कि आपको दिख रहा है कि गिलास होगा, उसके अंदर पानी है। पानी क्या है? पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल है ग्लास। तो एक कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा आ सकता है उसे बोला जाता है ऑथराइज कैपिटल, कि भाई इतने रुपए का बिजनेस आप कर सकते हैं। पेड अप कैपिटल होता है कितने के शेयर होल्डर्स आ चुके हैं, उसके अंदर कितने रुपए शेयरिंग बेच दी गई है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड अप कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल इक्वल हो सकते हैं, पेड अप कैपिटल कभी ज्यादा नहीं होगा। कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटीएम? एटीएम का मीनिंग क्या होता है? तो आप कहेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वो कहेंगे भाई ऑटोमेटेड क्यों कह रहे हो? तो आप कहेंगे कि सर जो क्लरिकल होता है स्टाफ, उसे हम टेलर बोलते हैं, ठीक है। और एक ऐसा टेलर जो ऑटोमेटिकली काम करता है उसे बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम भी क्या करता है? पैसे लेता है, पैसे डालता है। सीडीएम्स जो होती है, कैश डिपॉजिटिंग मशीन्स, तो एक तरीके से क्लर्क का काम कर रही है ना, कि वो पैसे ले रही है, दे रही है, पासबुक प्रिंट कर करके दे रही है। तो एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, इसीलिए उसे ऑटोमेटेड बोला जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एक बैंक जब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस बेचने लगता है उसे बोला जाता है बैंक एश्योरेंस। टेल अस अबाउट बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में बताइए। वो ये नहीं कहेंगे कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन कहाँ कैसे जाता है, वो कहेंगे कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में बताइए। तो आप कहेंगे कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक आदमी होता है। याद रखिए, एक आदमी हो मतलब पर्सन होता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या है? एक ऑफिशियल होता है आरबीआई की तरफ से, जो एक कंप्लेंट देखता है स्पेसिफिक रीजन की, ठीक है। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन कितने हैं ऑफिसेज हैं वो आप देख लीजिए, डिजिट्स में डिस्कस नहीं करने वाला इस वीडियो के अंदर। बैंकर्स लीन का क्या मतलब होता है? एक बैंक का अधिकार चले जाना किसी चीज के ऊपर, कि पूरा अधिकार बैंक का आ गया है, अब वो प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, बेच सकता है, कुछ भी करके नीलामी कर सकता है बैंक। ये होता है जब एनपीए चुकाया ना जाए, सीज कर ली जाती है बैंक के द्वारा प्रॉपर्टी को, तब। नेक्स्ट है बाउंसिंग ऑफ चेक। किसे कहा जाता है? बाउंसिंग ऑफ चेक होता है कि एक चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने का मतलब होता है डिसऑनर ऑफ चेक। किसी भी डिसऑनर ऑफ चेक का स्पेसिफिक केस है ये बाउंसिंग। और एक्सट्रीम केस है कि मान लीजिए आपने चेक इशू कर दिया और उस अकाउंट के अंदर पैसे ही नहीं है, क्योंकि चेक तो इशू कर सकता है ना, वो तो फिजिकल फॉर्म में होता है। जाके अगले ने बैंक में लगाया और वहां पे पैसे ही नहीं है आपके अकाउंट के अंदर, सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है कि उसको ऑनर किया जा सके चेक को, तो ये आपके ऊपर एक लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है। और बाउंसिंग ऑफ चेक बहुत गलत चीज होती है। कैशियर चेक क्या होता है? बाउंसिंग ऑफ चेक में एक आपको चार्ज भी लगता है, रिटर्न होकर आ जाता है चेक तो आपके पैसे कटते हैं, क्योंकि बैंक के खर्चा हुआ ना इधर उधर ले जाने का। चेक अगर क्लियरिंग हाउस में गया है तो वो आपको सब कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी गलती थी, अकाउंट होल्डर की, जिसने चेक इश्यू कर दिया उसकी। व्हाट डू यू मीन बाय कैशियर चेक? कैशियर चेक का क्या मतलब हुआ? अगर आप किसी को जानते हैं जो बैंक के अंदर है, तो वो क्या करते हैं, बैंक का जितना भी खर्चा होता है वो अपने बैंक के फंड से काटते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कैशियर जो वाउचर्स भरता है कि भाई यहाँ हमारा इतना खर्चा लगा, यहाँ इतना खर्चा लगा, क्लियरिंग हाउस में चेक ले जाने के लिए हमने जिसको दिया उसने इतना हमसे खर्चा लिया, तो वो सारा कुछ जो भी हिसाब किताब होता है वो कैशियर देखता है। वो आपको पैसे फंड जितने भी जिसको देने हैं वो सारे वाउचर बना के देता है। इसे बोला जाता है कैशियर चेक। इसमें श्योरिटी होती है कि ये कभी बाउंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बैंक के ऊपर लगाया जा रहा है, बैंक में पैसा खत्म हो गया फिर तो कहीं होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चेक कभी बाउंस नहीं होगा। व्हाट इज क्लियरिंग हाउस? क्लियरिंग हाउस मैंने अभी कहा कि क्लियरिंग हाउस में ले जाना पड़ रहा है। उसका मतलब क्या है क्लियरिंग हाउस का? क्लियरिंग हाउस का मतलब ये है कि किसी दूसरे बैंक का अगर चेक है तो चेक वहां पे जाएगा, देखा जाएगा कि क्या फंड्स है कि नहीं है। अगर है तो लिखा आ जाएगा कि हाँ जी पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। अगर बैंक में उसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो रिटर्न हो जाता है चेक और पैसे जितनी भी पेनल्टी फीस लगती है वो आपकी काट ली जाती है। व्हाट इज मेंट बाय कोलेटरल? कोलेटरल एक तरीके से कोई चीज गिरवी रखी गई है जिसके ऊपर आपको लोन दिया जा रहा है। क्रॉसिंग ऑफ चेक का क्या मतलब होता है? ये कभी मत सोचिएगा कि अपर लेफ्ट कॉर्नर में दो पैरेलल निशान लगा दिए गए तो वो क्रॉसिंग हो जाते हैं। जी नहीं, दो लाइन पैरेलल लाइन कहीं पे भी लगाई जाती है, सिर्फ साइन वाली जगह को छोड़ के, क्योंकि हम ये कंसीडर करते हैं कि साइन वाली जगह पे उसने साइन करते टाइम लास्ट में दो लाइन ऐसे ही मार दी होगी, ठीक है। लेकिन साइन वाली जगह को छोड़ के कहीं पे भी दो पैरेलल लाइन है, कहीं पे भी, याद रखिए कहीं पे भी, जरूरी नहीं कि अपर लेफ्ट कॉर्नर में हो, कहीं पे भी दो पैरेलल लाइन है, इसका मतलब वो अकाउंट के अंदर ही जाएगा, कैश नहीं दिया जाएगा कैश काउंटर पे चेक वाले को। नेक्स्ट है डिफरेंस बताइए क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के अंदर। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आपकी लिमिट बना दी जाती है कि 25,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की लिमिट है, आप शॉपिंग कर सकते हैं। एक लिमिट के टाइम के अंदर अंदर आपको पैसा वापस जमा करवाना होगा। ये सैलरी
कस्टमर्स को ही दिया जाता है नॉर्मली, वरना लिमिट आपकी कम होती है। डेबिट कार्ड क्या होता है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रीपेड मतलब आपने पहले पैसे डाल रखे हैं उस कार्ड के अंदर और आप उससे यूज करते हैं, वो आपका अपना पैसा है, डिपेंड नहीं करता, लिमिट कुछ नहीं होती इसकी, आपका अपना पैसा है, जितना यूज करें कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट? क्रेडिट कार्ड एक तरीके से ओवरड्राफ्ट है ना, आपके खाते में पैसे नहीं है फिर भी आपने पैसे निकलवा लिए, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है क्रेडिट कार्ड के अंदर। कैश क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या है, आपसे आप पैसे लेते हैं बैंक से, कोई आपने गिरवी नहीं रख रखा कुछ भी। कैश क्रेडिट में आपकी कोई चीज एफडी या कोई भी अकाउंट आपका पड़ा है तो आपको कुछ लिमिट दे दी जाती है। ओवरड्राफ्ट होती है पुराने कस्टमर के लिए, कि मान लीजिए आप पुराने कस्टमर है, बैंक को पता है कि कहीं नहीं जाएंगे पैसे, 5,000 मान लीजिए आपने एक चेक काट के दिया 10,000 रुपए का, आपके खाते में सिर्फ 8,000 रुपए हैं, तो 2,000 रुपए बैंक अपने पास से अपने खाते से डाल देता है और आपको नोटिस भेज देता है कि इतने दिन में आप पैसे जमा करवा दीजिएगा, हमने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होने के कारण ये पैसे आपके दे दिए ताकि आपका चेक डिसऑनर ना हो, ठीक है। तो आप 2,000 रुपए वो डाल देंगे। कैश क्रेडिट में क्या होता है, मान लीजिए आप नए कस्टमर हैं, ठीक है, तो नए कस्टमर पे तो विश्वास नहीं कर सकता ना बैंक, तो बैंक क्या करेगा, आपकी कोई चीज गिरवी रखी हुई है तो आपकी कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है आपको, कि मान लीजिए आपके पैसे जमा है, ठीक है, या एफडी पड़ी है बैंक के पास आपकी, तो वो आपको दे देता है, क्योंकि आप अगर आप वो पैसा नहीं चुकाएंगे तो आप बैंक के पास एक लीगल वे है आपसे पैसा निकलवाने का। व्हाट आर डिमांड ड्राफ्ट्स? डिमांड ड्राफ्ट क्या होते हैं? एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है, आप पहले पे करते हैं कि मुझे उसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो चेक का डिफरेंट फॉर्म होता है। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि आप 10,000 रुपए देते हैं और आप कहते हैं कि जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी फीस जमा करवानी है मेरे को, और वहाँ का एक ड्राफ्ट बना दीजिए। क्या ड्राफ्ट कभी डिसऑनर हो सकता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पैसे दे के ही बनता है। चेक हो सकता है क्योंकि बाद में चेक होता है कि क्या पैसे पड़े हैं कि नहीं अकाउंट के अंदर। ड्राफ्ट में कभी भी डिसऑनरिंग नहीं होती, ड्राफ्ट में पैसे दे के ही बनता है वो, इसका मतलब आपके पैसे जरूर पहुंचेंगे अगले के पास। हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन होता है किसी भी प्रॉपर्टी का राइट किसी के पास, बैंक के पास होता है, लेकिन यूज उसको कोई और कर रहा होता है। जैसे कि हाउसिंग लोन होता है। हाउसिंग लोन में अगर आप पैसा नहीं चुकाते हैं तो वो आपका सारा अधिकार चला जाएगा बैंक के पास, वो बैंक कुछ भी कर सकता है, नीलामी करके कुछ भी करके पैसे निकलवाएगा आपसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन होती है महंगाई। महंगाई होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम के कंपैरिजन में रेट्स बढ़ जाना, ठीक है, किसी चीज के भाव बढ़ जाना, या आप कह सकते हैं कि पैसे की ताकत कम हो जाना। पैसे की ताकत कम हो जाने का, अब ये बात याद रखिए कि आपको लाइन किताबी ज्ञान नहीं बोलना वहां पे कि दिस इज नहीं, आपको आपकी लोकल लैंग्वेज जो आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज के अंदर, जैसे मैं बोल के बता रहा हूँ वैसे बोलना। कैसे? वो कहेंगे कि पैसे की ताकत कम हो जाने का क्या मतलब हुआ भाई? देखिए, आपको बात करनी होगी, सीधी सी बात है। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे कि मैं एक गोल ओरिएंटेड हूँ, नहीं, आप कहिए मैं जो सोच लेता हूँ वो करता हूँ। कितनी लंबी बात है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, उन्हें लगना चाहिए कि इसको बोलना आता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। इसमें क्या होगा, वो कहेंगे पैसे की ताकत का क्या मतलब हुआ भाई? आप कहेंगे कि पहले अगर मैं 4 रुपए की 4 टॉफी खरीद पाता था, लेकिन अब मैं जब 4 रुपए जाके दिए किसी को तो वो मुझे 3 टॉफी दे रहा है। इसका मतलब उस पैसे की ताकत कम हो गई है, मुझे 4 टॉफी लेने के लिए उसमें कुछ और पैसा ऐड करना पड़ेगा। ताकत कमजोर हो गई है, इसलिए ताकत उतनी लाने के लिए और पैसा ऐड करना पड़ेगा। इससे ताकत कम होना बोला जाता है। महंगाई में पैसे की ताकत कम हो जाती है हमेशा। फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ बताइए। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक कंपनी जब अपने पहली बार शेयर इशू करती है उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग भी होती है, जो पहली बार के बाद जो लिस्टेड कंपनी अपने जितने भी शेयर इशू करती है उन्हें एफपीओ बोला जाता है। इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है? इस्लामिक बैंकिंग में ये होता है कि कोई भी इंटरेस्ट आपको दिया नहीं जाएगा जब आप डिपॉजिट करवाएंगे, तो और जब आप लोन लेने जाएंगे तो आप भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो ब्याज का कोई चक्कर नहीं होता इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। इसे हराम माना गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर ना तो इंटरेस्ट दिया जा रहा है ना इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो इस्लामिक बैंकिंग में फायदा क्या है बैंक को? बैंक कहाँ से पैसे कमाता होगा? बिल्कुल सही लैंग्वेज में बोलना है, कोई रीजन किसी भी धर्म को लेकर कुछ नहीं बोलना। इस्लामिक बैंकिंग में फायदा कहाँ होता है बैंक को, आपको सिर्फ ये बताना है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है एक बैंक किसी दूसरे बैंक को एक अंडरटेकिंग देता है कि इस पर्सन के बिहाफ पे मैं आपको जिम्मेवारी देता हूं कि अगर ये पैसे नहीं चुकाएगा तो मैं आपको पैसे चुका दूंगा। आपको पता है कि नीरव मोदी वाला क्या हुआ था।
लोन टू वैल्यू रेशो मैंने आपको बताया कि अगर 20 लाख का घर है तो आपको 80% तक का लोन दिया जाता है। मान लीजिए 16 लाख रुपए का दिया गया, तो 16 लाख का लोन दिया गया 20 लाख रुपए की वैल्यू के ऊपर, तो इसे बोला जाता है लोन टू वैल्यू रेशो। ये परसेंटेज के अंदर होता है हमेशा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स जो जिनके थ्रू पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या वो इंस्ट्रूमेंट जिन्हें हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे चेक को ट्रांसफर किया जा सकता है किसी दूसरे। चेक, आपको पता होगा कि चेक के पीछे अगर हम लिख देते हैं कि ट्रांसफर टू दिस पर्सन, तो वो पर्सन किसी और को ट्रांसफर, कितनी बार चेक को ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नैरो बैंकिंग क्या होती है? एक बैंक अगर नुकसान में जा रहा है तो उसे कह दिया जाता है कि आपको सिर्फ इसी सेक्टर के अंदर पैसा लगाना है, बाकी सेक्टर में आप पैसा मत लगाइए। नो फ्रिल अकाउंट, BSPDA बोल लीजिए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट होता है कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना पड़े, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? गरीब से गरीब इंसान तक अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जानी चाहिए। तो उसके लिए नो फ्रिल अकाउंट था कि जीरो बैलेंस पे भी आपके अकाउंट खोले जाएंगे। डिपॉजिट के टाइप क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ डिपॉजिट क्या है कि टाइप ऑफ डिपॉजिट है, आप इसको एक स्टोरी की तरह समझिए कि किसी ने कहा कि भाई क्या मैं मेरा अकाउंट खुलवा सकता हूँ? दोस्त कहेगा हाँ, जो बैंक में है वो कहेगा हाँ खुलवा सकते हैं। कौन सा खुलवाएगा? वो कहेगा कौन सा का क्या मतलब हुआ? अलग अलग टाइप के डिपॉजिट होते हैं क्या? हाँ, डिपॉजिट अलग अलग टाइप के होते हैं, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड का मतलब क्या ये होता है क्या कि मैं कभी भी पैसा निकलवा सकता हूँ मेरी डिमांड पे? हाँ, यही होता है डिमांड का मतलब। तो टर्म का मतलब होता है पैसा आपका टाइम में बंध गया, तो डिमांड वाला खोल दे भाई। तो आप कहेंगे डिमांड में कौन सा खोलूं? तो वो कहेगा कि डिमांड में भी अलग अलग टाइप होते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ, डिमांड में भी अलग अलग टाइप होते हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में 4% या 3% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिलेगा, करंट में कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहेगा फिर करंट क्यों खुलवाता है कोई? आप कहेंगे सेविंग में लिमिट्स होती है ट्रांजैक्शन की, आप 4 बार 5 बार पैसा निकलवा सकते हैं, करंट में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बैंक हमेशा आपका पैसा तैयार रखता है करंट अकाउंट होल्डर का, इसीलिए वो उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देता। वो एक सेफ्टी पर्पज के लिए होता है, ट्रांजैक्शंस लिमिट के लिए, मतलब ट्रांजैक्शंस आप करते रहते हैं उसके लिए होता है। करंट अकाउंट के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, इसीलिए 0% इंटरेस्ट होता है। वो कहता है कि भाई ठीक है, मेरा सेविंग अकाउंट खोल दे, लेकिन अब मुझे टर्म के बारे में भी बता। तो टर्म के बारे में आप कहेंगे कि टर्म में कौन सा खोलूं? वो कहेगा क्या इसमें भी टाइप होते हैं? आप कहेंगे हाँ, इसमें भी 2 टाइप हैं टर्म में। एक होता है FD, एक होता है RD। RD में आप मंथली पैसा देते हैं, FD के अंदर आप इकट्ठा पैसा देते हैं। तो अब वो कहेगा कि इसमें फायदा, इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है? आप कहेंगे दोनों में सेम है। वो कहेगा फिर तो मैं महीने के महीने दूं तब फायदा है मेरे। आप कहेंगे नहीं, FD में हर पहले साल आपने मान लीजिए पहले महीने में जनवरी में 1 लाख रुपए दिए, तो वो शुरू से आपका 10% इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन RD के अंदर महीने में मान लीजिए आप 1 साल में 12 लाख की FD करवा रहे हैं, तो पहले साल आपने 12 लाख दे दिए, दूसरे महीने भी 12 लाख का इंटरेस्ट बनता जाएगा, तीसरे भी। लेकिन RD के अंदर पहले महीने आप 1 लाख, RD में तो इंस्टॉलमेंट बनती है मंथली, तो RD के अंदर आप पहले महीने 1 लाख, तो उस पर परसेंटेज कुछ मिलेगा। दूसरे महीने 1 लाख जमा कराएंगे तो पहले वाले जनवरी के 1 लाख पे और दूसरे वाले 1 लाख, मतलब फरवरी में आपको 2 लाख का इंटरेस्ट मिला, लेकिन FD के अंदर इकट्ठा मिला, इसलिए रिजल्टेंट इंटरेस्ट आपका FD में ज्यादा होता है। आपको बोलनी आनी चाहिए ये चीजें, किताबी ज्ञान होने से कुछ नहीं होने वाला। टाइप्स ऑफ अकाउंट यही होते हैं कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। डिपॉजिट पूछे टाइप तो आपसे टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। मेन मकसद हमारा ये नहीं है कि मैं आपको क्लोथिंग के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या पहन के जाना है क्या नहीं, जी नहीं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस फ्री इंटरव्यू बेनिफिशियल होता है या नहीं। मतलब वो इंटरव्यू जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, आपने आंसर्स दिए, उन्होंने कहा थैंक यू, क्या ये बेनिफिशियल है? चांसेस होते हैं 50-50। ये बेनिफिशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या पता उन्होंने आपके अंदर इतना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया हो, इसलिए उन्होंने बस नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे और आपको कहा ठीक है जी आप जा सकते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू जब होता है उससे पहले हम वो इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू बनता कैसे है? स्ट्रेस हमें किस चीज़ का होता है? मार्क्स इक्वल टू कट ऑफ का, कि हमें लगता है कि कट ऑफ अगर गई है 100, ठीक है, और अगर हमारे मार्क्स हुए 100 के नियर अबाउट, +-5 के अंदर हुए, तो हमारा दिक्कत आ जाएगी। लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 15 नंबर ऊपर होने चाहिए। तो स्ट्रेस इस चीज़ का कभी मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें लेना ही 115 वाला बच्चा होता, कि 115 वाले बच्चे को ही सिलेक्ट करना होता, तो वो कट ऑफ ही 100 नहीं रखते ना। वो 100 उन्होंने इसलिए रखी कि क्या पता नंबर तो कम हो अगले के, लेकिन वो रियलिटी में कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करता हो। इसलिए आप देखेंगे कि 115 वाला तो क्या पता सेलेक्ट होने से रह जाए, और क्या पता 101 वाला सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि मार्क्स अगर इक्वल टू है कट ऑफ के तो दिक्कत आएगी।
और स्ट्रेस किस चीज़ का हो सकता है? वही कि आप जाएंगे वहाँ पे और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हुए हैं लोग, ठीक है, तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी। 0% मैटर करता है ये, आप क्या पहन के जाते हैं ये 0% मैटर करता है। उन्हें मतलब ही नहीं है कि आप क्या डाल के आए हैं। आप अच्छे कपड़े, सिंपल कपड़े डाल के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई फैशन शो नहीं है ना। वो आपसे बात करेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे कि आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना। स्ट्रेस और क्या होता है? स्ट्रेस होता है कि जब आप वहाँ पे चले गए होंगे तो आपको सुनने में आएगा कि पैनल नंबर 3 में कोई बैठा है, वो बहुत रूड है, ठीक है। तो एक कोई रूड पैनलिस्ट मिल जाना या रूड पैनल मिल जाना स्ट्रेस लेके आता है आपको उस टाइम पे। तो आपको क्या सोचना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इससे ज़्यादा रूड का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आपको धमकाने लगेंगे, और धमकाएंगे तो भी क्या है। स्ट्रेस इंटरव्यू बेनिफिशियल है कि नहीं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो रूड पैनलिस्ट से कोई मतलब नहीं होता। जैसे जिस टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे बताया गया था कि हमारे पैनल के अंदर एक है जो बहुत दुखी कर रहे हैं किसी को। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बिल्कुल नॉर्मली गया अंदर, और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये सबसे रूड बिहेव कर रहे हैं, और उन्हीं ने मेरा सपोर्ट किया था इंटरव्यू के अंदर। आप सोच के देखिए, मतलब डिपेंड करता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू कैसे होते हैं। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि इंटरव्यूज़ बिल्कुल फ्रेंडली मैनर के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ टाइम क्या होता है, जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट या रीजन को बिलोंग करते हैं, मतलब एक बायस होते हैं वो, कि उन्हें लगता है कि हिंदू सबसे ज़्यादा अच्छे, उन्हें लगता है मुसलमान सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। ह्यूमैनिटी के अंदर विश्वास करने वाला मान लीजिए वो ना हो, तो आप क्या करेंगे? या उन्हें लगता हो कि साइंस ग्रेजुएशन जिसने की हुई है उनको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। या वो सोचेंगे कि अगर कोई आर्ट्स से है उनको सिलेक्ट नहीं करना। तो ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आप उसको डिफेंड कितना अच्छे से करते हैं कि भाई मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे आप क्यों लें। आपको, आपके पास बेस्ट आंसर होना चाहिए। आपको व्यूज़ चेंज करने होंगे अगर कोई बायस्ड है तो, ठीक है। अब बात आती है कि सम ऑफ द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन फेस। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, आप नेगेटिव एक्सपीरियंस क्या फेस कर सकते हैं, कि कोई पैनल के अंदर ऐसा होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं और ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता आप रूम में हैं या नहीं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको, चाहे वो क्वेश्चन आपसे पूछे या ना पूछे, बट आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। सबके साथ आपको आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, और जब भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो सबके तरफ देखना है, ठीक है। दूसरा आप क्या फेस कर सकते हैं, ही आस्क्स यू क्वेश्चन बट ही डजेंट लुक एट यू। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और कहीं और देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आई कॉन्टैक्ट सबके साथ बना के रखना है, आंसर देना है और बिल्कुल 100% जिम्मेदारी के साथ देना है। पैनल सीम्स टू मोर कीन ड्रिंकिंग इन देट, मतलब वो कुछ और करने में ही व्यस्त होंगे और इंटरव्यू करने के अंदर उनका कोई मन नहीं होगा। इस केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वो पहले ही श्योर है कि इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। वन ऑफ द मेंबर इवन लीव्स द रूम, अगर कोई रूम छोड़ के भी चला जाता है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो पानी पीने के लिए गए हों या कुछ और काम के लिए गए हों, फाइल वगैरह लेने गए हों। तो उन्हें, आपके पैनल में एटलीस्ट 5 मेंबर्स होते हैं, तो डिसाइड तो 4 भी कर ही सकते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी वोटिंग होती है, जी नहीं। ये जो जितने एक्सपीरियंसेस मैंने बताए ये स्ट्रेस इंटरव्यू वाले नहीं हैं, इनको स्ट्रेस इंटरव्यू के अंदर काउंट नहीं किया जाता। इंटरव्यू स्ट्रेस वाला कौन सा होता है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रेस इंटरव्यू का अंदाज़ा कैसे लगाएं कि ये स्ट्रेस इंटरव्यू है। वो आपको बीच बीच में रोकते रहेंगे बार बार, नहीं नहीं आपका आंसर गलत है, आप कुछ नहीं जानते, आप सीरियस नहीं हैं करियर के बारे में। या वो आपसे क्या कह सकते हैं कि आपका स्टेट ऐसा है, आपने ग्रेजुएशन इससे क्यों की, आर्ट्स वालों को तो कुछ नहीं आता, कॉमर्स वालों को कुछ नहीं आता। कुछ दिक्कत नहीं है, आपको बस सुनते जाना है, आपको गुस्सा नहीं करना, सीधी सी बात है। या वो आपसे टफ क्वेश्चन पूछते जाएंगे, एक टफ क्वेश्चन पूछा आप नहीं दे पाएंगे आंसर, एक और टफ, एक और टफ, ठीक है। तो मान लीजिए आपको आंसर नहीं आ रहे, तो वो आपको सोचेंगे कि देखते हैं इसको मैं और टफ पूछता हूँ, और टफ पूछता हूँ, वो पीछे पड़ जाएंगे आपकी। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेशेंस रखना होगा। सिंपल आंसर्स भी आपके पास, क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे। अगर आप आंसर सही भी देते हैं तो भी कहेंगे कि नहीं नहीं आपको कुछ नहीं पता, आप गलत बता रहे हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है स्ट्रेस इंटरव्यू। सबसे पहले तो ये
इसका बेसिक रीज़न हो सकता है कि वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप स्ट्रेस के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए वो आपके ऊपर टाइम लगा रहे हैं, वो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनके पास तो ऑप्शन था ना, अगर आपको सेलेक्ट नहीं करना था तो वो सीधा सीधा कहते नहीं भैया आप जा सकते हैं। लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड तो हैं आपके अंदर। अब वो और निखार के देख रहे हैं कि आप कैसे निखर के आते हैं स्ट्रेस के अंदर, आप कैसा परफॉर्म करते हैं स्ट्रेस के अंदर। या वो क्या सोच रहे होते हैं कि उन्होंने बस सोच ही रखा है कि आज तो किसी को मतलब रूड बिहेव करना ही है, हेट दिखानी ही है, उनका कोई रीज़न नहीं होगा। इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्क्स देते टाइम कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। या आपका खुद का फॉल्ट हो सकता है कि आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे। मान लीजिए आपसे पूछा गया चेक क्या होता है, आप चेक भी नहीं बता पा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा बैंक क्या होता है, आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, अगर ये आंसर नहीं बता पा रहे तो वो फ्रस्ट्रेट ऑब्वियसली हो जाएंगे। ठीक है, फिर तो आपको कहेंगे कि आप इतना बड़ा पेपर देने जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आरआरबी को रीफाइनेंस कौन करता है, आरआरबी किस चीज़ के लिए काम करता है, वो चीज़ तो ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए। या आप अनलकी थे उस दिन, सीधी सी बात है, आपके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है उस दिन, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। स्कोरिंग अलग बेस पे होती है, इंटरव्यू अलग चीज़ पे पूछा जाता है। अब देखते हैं कि हाउ टू रिड्यूस लाइक्लीहुड ऑफ स्ट्रेस इंटरव्यू, कैसे हम बच सकते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू से। तो सबसे पहले ये है कि आपको गिल्टी फीलिंग करना बंद करना होगा। कैसे कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाएगी कि आप वीक दिख रहे हैं। कैसे कि आपने एंटर किया और आप भूल गए किसी से परमिशन लेना कि आप चेयर पे बैठें कि नहीं, या वो कुछ भी पूछेंगे आप घबरा के जवाब दे रहे हैं। आपको लगता है कि नंबर कम आएंगे मेरे, इसलिए क्या पता इंटरव्यू में सिलेक्शन हो या ना हो। आपको लगता है कि लास्ट चांस है मेरा, तो अगर हुआ ना तो फिर मैं क्या करूँ। अरे भाई आगे की आप क्यों सोच रहे हैं, आप उस 10 मिनट का सोचिए ना कि आपको अपना बेस्ट देना है। दूसरा कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि वाई यू वांट टू जॉइन पीओ का आप आंसर कहेंगे कि मुझे पसंद है लोगों से डील करना। ठीक है, और बाद में वो कहेंगे कि पीओ जैसे आपने आरआरबी क्यों चुना, आप कहेंगे कि मुझे स्टेट के अंदर रहना पसंद है, मैं दूसरी जगह ज़्यादा रहना नहीं चाहता, फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। फिर तो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि पीओ का मतलब क्या होता है कि आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। तो आपको कभी भी आंसर्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लेके आना है आपको। अब देखते हैं कि अगर स्ट्रेस इंटरव्यू होने लग गया, आपका शुरू हो गया स्ट्रेस इंटरव्यू, फिर आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको बॉडी पोस्चर को डिफेंसिव नहीं रखना है। सीधी सी बात है कि आपको ऐसे नहीं लगने देना उनको कि मैं घबरा गया हूँ। ठीक है, दूसरी बात कि आपको काम रहना होगा, कंपोज रहना होगा, आपको हम्बल रहना होगा, पोलाइट रहना होगा, आपको थोड़ा सा मुस्कुराते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। उन्हें लगना नहीं चाहिए कि हम इसको दुखी कर रहे हैं और ये दुखी हो गया। आपने अगर वो सुनी हुई होगी बात कि सीने पर तीर खाकर भी अगर मुस्कुरा दे कोई, निशाना लाख अच्छा हो बेकार जाता है, तो वो आपको दुखी करेंगे। लेकिन आप अगर मुस्कुरा रहे हैं तो उन्हें वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि भाई ये हम इसको दुखी कर रहे हैं, दुखी नहीं हो रहा, कितना अच्छा पीओ दे रहे हैं हम आरआरबी को, वो ये सोचेंगे। ऑब्वियसली वो अगर स्ट्रेस इंटरव्यू हुआ है तो चांसेस आपके 100% होते हैं सिलेक्ट होने के। क्योंकि अगर सेलेक्ट नहीं करना होता, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं करना होता वो आप पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो टाइम लगा रहे हैं आप पे, आपको दुखी कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो खास दिखा उनको आप में। दूसरी बात, कोई भी एक्सक्यूज़ मत बनाइए किसी आंसर को ना जानने का। सीधा सीधा कहिए सर मेरी गलती है, मुझे आंसर नहीं आता। ठीक है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए ताकि उन्हें लगे कि हाँ ये बंदा जी नहीं चुराता, गलती मानता है। स्ट्रेस इंटरव्यू हमेशा बैड नहीं होते, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि रिजेक्शन ही होगा आपका। फाइनल लिस्ट में मेंस और इंटरव्यू दोनों का मिला के आता है। मान लीजिए स्ट्रेस इंटरव्यू आपका सही नहीं हुआ, इंटरव्यू सही नहीं हुआ, तो भी क्या है, रिटर्न में मार्क्स आ जाएंगे। और ये मैं आपको बताता हूँ, अगर स्ट्रेस इंटरव्यू आईबीपीएस का कोई भी एग्ज़ाम है, पीओ का, आरआरबी पीओ का या एसबीपीओ का, बैंकिंग लाइन के अंदर स्ट्रेस इंटरव्यू आपका 100% श्योर सिलेक्शन दिखा देता है। आप उसी दिन बता देंगे कि हाँ भाई मेरा तो सिलेक्शन होगा। एक स्ट्रेंजर आपको वो चीज़ बता सकता है जो कोई आपके लव्ड वंस नहीं बता सकते। स्ट्रेस इंटरव्यू का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि भाई वो आपको कहेंगे भाई आपको तो बोलना ही नहीं आता, लेकिन आपका कोई
जो लव्ड वन है वो नहीं कहेगा आपको, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कह दिया तो आपका उनसे रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन वो अगर कहेंगे तो आपको रियलिटी में एहसास होगा कि हाँ भाई मुझे चीज़ें बोलनी नहीं आती, आपको बैठना नहीं आता, सुनना नहीं आता, आप सुनते नहीं हो, तो वो सब आपको वही बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको श्योरिटी दिलवाता हूँ, अगर आपका स्ट्रेस इंटरव्यू हो रहा है तो वो हमेशा गुड होगा आपके लिए। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो की, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी डाटा है जो मैं बोल बोल के हर लाइन तो नहीं बता सकता, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम एक्सक्लूसिव ग्रुप। सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जितने भी नेक्स्ट वीडियोस आए नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। हमने इंट्रो हॉबीज़ रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1 और 2 बना दिए थे मैंने, और स्ट्रेस इंटरव्यू के बारे में आपको वीडियो मिल चुकी है। लास्ट वीडियो ये जो आप देख रहे हैं इसमें हम 20 बायोडाटा फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। ये 20 बायोडाटा फॉर्म्स अलग अलग बच्चों ने मेरे को सेंड किए हैं, उनको मैं रिप्लाई दूंगा कि आपको क्या चीज़ें चेंज करनी होगी। और ये जो बायोडाटा फॉर्म है वो आपको जैसे आरआरबी के अंदर नहीं लेके जाना, ठीक है। कुछ बैंक्स होते हैं जो आपको बायोडाटा फॉर्म भेजते हैं, वो आपको फिल करके लेके जाना है, जैसे एसबीआई सेंड करता है आपको। तो ये बायोडाटा फॉर्म मैंने खुद आपके लिए भेजे, वहाँ पे वेन्यू के अंदर आपको, उधर इंटरव्यू हॉल के अंदर आपको नहीं लेके जाने। अगर उन्होंने कहा है तो ही लेके जाने, वरना नहीं लेके जाने। ये डाटा मेरे पास एक अच्छे वे में आए, इसीलिए मैंने आपको बायोडाटा फॉर्म भेजे। ये सीरीज़ जो एज इंटरव्यू सीरीज़ हमारी चल रही है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें अलग अलग बायोडाटा फॉर्म्स मिले। मैं हर बायोडाटा फॉर्म की कुछ खास चीज़ें और कुछ कमियां आपके साथ डिस्कस करूंगा, चाहे वो बायोडाटा फॉर्म आपका हो या ना हो। क्योंकि मैं अगर हॉबीज़ डिस्कस कर रहा हूं तो वो आप अपने वहाँ पे बोल सकते हैं। जो हॉबीज़ इनमें से आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर लीजिए अपने लिए, क्या दिक्कत है। आपको ये थोड़ी सोचना है कि ये हॉबी किसी और की थी, क्योंकि क्रिकेट तो किसी और की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन आप उसको कितने अच्छे वे में बोलते हैं डिपेंड सब वही करेगा। तो आपको एक बैलेंस्ड वे में बोलना है, किसी इंसान को एकदम गलत नहीं बताना, किसी इंसान को एकदम सही भी नहीं बताना। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपके व्यूज़ इनके बारे में क्या है। मैं आपके ऊपर चीज़ें नहीं थोपूंगा कि आपको यही बोलना है, जी नहीं, अपने संयम में रह के आपको सही चीज़ें बोलनी है। दूसरा है कोटा राजस्थान, आप बताएंगे कि मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ, तो वो आपसे पूछेंगे कि फिर आपने साइंस बैकग्राउंड के चुन के आईआईटीज़ एनआईटीज़ के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर किया। यहाँ पे प्रिपरेशन वो भी तो होती है ना, ठीक है। तो आप इसका आंसर परफेक्ट रखिएगा। दूसरी बात, आपने लिखा लैंग्वेज चाइनीज़ आपको अच्छी लगती है, ठीक है, या चाइनीज़ आपको आती है, तो आपको रियलिटी में आती है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, चाहे उन्हें आती हो या नहीं, लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस तो होते हैं कि वो पता लगा लें। और दूसरी बात, आपको चाइनीज़ आती है, ये चीज़ ध्यान खींचेगी उनका। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखते ध्यान नहीं खींचता, क्योंकि वो तो हर बच्चा लिख के लेके आएगा। चाइनीज़ फ्रेंच आप लिखेंगे वो ध्यान खींचा जाएगा। और इंटरव्यू तो सब है ही अट्रैक्शन का काम ना, कि वो आपके ऊपर इंटरेस्टेड है कि नहीं, सब ये मैटर करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो हर बच्चे को नहीं आती होगी। दूसरा, आपको फुटबॉल पसंद है और आपने फुटबॉल खेला भी है, ठीक है, क्योंकि हॉबीज़ के अंदर आपने जो चीज़ें लिखी बहुत अच्छी लिखी, क्योंकि आपने लिखा प्लेइंग फुटबॉल और आपके पास एक वैलिड रीज़न भी है, क्योंकि आपने टूर्नामेंट खेला हुआ है पहले। दूसरा, रूबिक्स क्यूब आपको सोल्व करना पसंद है। ये रीडिंग राइटिंग इस चीज़ से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बोर कर देती है चीज़ें। वॉचिंग क्रिकेट मैंने कई बच्चों का देखा, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे। कुकिंग, एक लड़के को कुकिंग पसंद होना बहुत अच्छी चीज़ है, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। रूबिक्स क्यूब एक अलग चीज़ है, सबको पसंद नहीं होता, रूबिक्स क्यूब इतना आसान भी नहीं होता। वो आपके इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम लगाएंगे वो। और अच्छी बात है, एक किसी भी स्टूडेंट की हॉबीज़ के ऊपर अगर ज़्यादा डिस्कशन चलता है, मतलब वो बेटर चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए। दूसरी बात है बी सचिन जी की। इन्होंने बताया कि इनके माताजी एडवोकेट हैं, तो आपसे आज के टाइम में एडवोकेट की सिचुएशन के बारे में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, तो आपको तैयार रहना है उनके लिए। दूसरी बात, आपका स्कोर जो रहा था 10th 12th के अंदर बहुत अच्छा रहा था, फाइनल देखें तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर था, तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी बात, आपने लिखा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं की तरह काम कर रहे हैं 8/3/2016 से अब तक, तो वो आपसे एक वैलिड रीज़न मांगेंगे कि आप वो छोड़ के आरआरबी क्यों ज्वाइन करेंगे। तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि मैं एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता हूँ, या कुछ भी जो भी आपका रीज़न है वो आपको ज़्यादा पता होगा। दूसरी बात,
प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक, इस चीज़ में उनको मज़ा नहीं आएगा। ऐसी हॉबी बनाइए जो सबसे आपको अलग रखती हो। दूसरी बात, पल्लव किशोर दास जी का। पल्लव किशोर दास जी के फादर साहब एसबी में डेप्यूटी मैनेजर हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। वो सोचते हैं कि हाँ भाई, इनके फादर साहब बैंकिंग के अंदर है तो ये ऑब्वियसली बैंकिंग के अंदर ही इंटरेस्टेड होंगे। दूसरी बात, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई 10th के अंदर तो 84% आए आपके, लेकिन यहाँ पे आके आपको क्या हो गया। तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि क्या हुआ था। फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इनसे वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ बोलनी होगी, चाहे आप इन्हीं चीज़ों को बोलिए बट थोड़ा सा चेंज करके बोलिए। आप ये बोल सकते हैं कि मुझे कपिल देव की क्रिकेट देखना पसंद है, सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट देखना पसंद है। तो जब आप चीज़ों को लंबा करेंगे और कुछ हटके बताएंगे तभी वो इंटरेस्टेड होंगे आपके अंदर। अब बात करते हैं बी सुभाश्री जी की। बी सुभाश्री ने अच्छा स्कोर किया है 94, 74, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आके क्या हो गया वो ये पूछेंगे, तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आपके मार्क्स क्यों कम हुए। एक सॉलिड रीज़न आप ये बता सकते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि ये रीज़न जो आप दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, और जेन्युइन है कि नहीं वो आपके बोलने के तरीके से पता चलेगा। आप अगर झूठ भी बहुत अच्छे से बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉजिटिव चीज़ है, वो कला होती है एक तरीके की। आप क्या कहेंगे कि सर मुझे पता है ये परसेंटेज कम है, लेकिन जो हमारे टाइम में टॉपर था उसके 63% थे, या 68 बोल लीजिए, थोड़ा सा गैप ज़्यादा रख लीजिए कि 68% वाला तो टॉपर ही था। ठीक है, तो हमारे मार्किंग जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, इसलिए मुझे देखने में तो ये नंबर कम लग रहे हैं, लेकिन जो रियल सिचुएशन थी उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि मेरे ठीक नंबर आए हैं। फिर वो ये नहीं कहेंगे ना कि भाई हम तो यूनिवर्सिटी में जाके देखेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आपने बताया कि आपने काम किया हुआ है, तो वो आपसे पर्सनैलिटी के बारे में पूछेंगे कि कौन कैसा है, कैसे परखेंगे हम किसी को, क्योंकि आप एक पीओ की तरह काम करने वाले हैं और आपको देखना होगा कि कोई कैसा है इंसान। क्योंकि कागज़ों में एलिजिबिलिटी होना लोन देने के लिए और रियलिटी में लोन देना अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप कहेंगे कि ये एलिजिबल तो है लोन, लेकिन मैं अलाउ नहीं कर सकता इसको लोन देने के लिए, तो आपकी बात मानी जाएगी, क्योंकि इंटेलिजेंस भी देखी जाती है एक पीओ की, कि वो अगर लोन नहीं देना चाहता तो कोई उसे प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आपको लोन देना पड़ेगा, इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, जी नहीं। दूसरा, आपने कहा कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास स्कोर होना चाहिए, मतलब आप पास हैं अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कुछ ऐसा हो जो आपको बताता हो कि इन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है। डिग्री ज़रूरी नहीं कि सबके पास हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अभी बात करते हैं सौरभ जी की। सौरभ जी, यहाँ पे आपके 93%, यहाँ पे आपके 60%, तो आपसे पूछा जाएगा कि इतने कम नंबर कैसे। दूसरा, इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस डाउन ही डाउन गई है, इसको छोड़ के। एक्सेप्शन ये है कि आपके यहाँ पे मार्क्स ठीक आए, लेकिन सब जगह से आपको देखा जाए तो आप देखा जाएगा कि आपके नंबर कम हैं, तो आपको भी सॉलिड रीज़न रखना पड़ेगा कोई ना कोई कि आपके मार्क्स यहाँ पे कम क्यों हुए। 10th के बाद आपकी एजुकेशन क्या इतनी वीक हो गई थी, या क्या इतना मुश्किल आपने बोर्ड चुन लिया था, तो वो आपके पास अच्छा रीज़न होना चाहिए। अगर एक अच्छा रीज़न है तो आप इस चीज़ को भी डिफेंड अच्छे वे में कर सकते हैं। और हॉबीज़ में क्या, रीडिंग, आपने कुछ डिफाइन नहीं किया कि रीडिंग क्या पढ़ना पसंद है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। दूसरा, आपको दिखाता हूँ मैं रमनदीप जी का जो बायोडाटा था वो वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगा, तो वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो आपसे, जैसे कि आपने लिखा कि सिख धर्म है आपका, तो वो कुछ गलत तो नहीं पूछेंगे ओब्वियसली, तो वो आपके करतारपुर कॉरिडोर के बारे में पूछ सकते हैं। जो चीज़ें रिसेंटली न्यूज़ के अंदर होती है वो आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा, आपने लिखा 2nd प्राइज़ मिला कैंसर अवेयरनेस वर्कशॉप के अंदर। दूसरा, क्लाइमेट काउंसलर के तौर पे भी आपने काम किया है। दोनों ही कितनी अलग चीज़ है जो आपको सबसे अलग करती है, तो आपको, मैं श्योर हूँ कि आपको इंटरव्यू में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। गार्डनिंग, रीडिंग मैगजीन्स, ये देखिए आपने बता दिया कि मैगजीन्स पसंद है आपको, सिर्फ रीडिंग लिख देते वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। रीडिंग मैगजीन्स अलग चीज़ करती है, आपको सबसे जुदा करती है। दूसरा, वॉचिंग टेड टॉक। अब टेड टॉक उन्हें नहीं, मान लीजिए नहीं पता होगा, तो आप 2-3 लाइन में सोच लीजिए कि टेड टॉक होता क्या है। मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि कुछ इंस्पायरेशन के लिए वीडियोस आती हैं या कुछ भी जो अभी आप बताना चाहें। अब बात करते हैं सुमित कुमार जी की। कुमार शर्मा जी ने लिखा हॉबीज़, सुडोकू सोल्व करना इन्हें पसंद है। देखिए, लिखा तो एक वर्ड के अंदर, लेकिन कितनी अलग चीज़ है ये जो सब नहीं लिखते। रीडिंग, वॉचिंग क्रिकेट, ये चीज़ें लिखें नहीं, सुडोकू,
या रूबिक्स क्यूब, ये चीज़ें अलग करती हैं आपको सबसे, और उन्हें नहीं अच्छा लगेगा कि बोरिंग बोरिंग चीज़ें लिख के आई। आप इस चीज़ के लिए एक सॉलिड रीज़न तैयार रखिएगा कि आपके मार्क्स कम कैसे आए हैं। सॉरी। अब मैं दिखाता हूँ आपको चैतन्य जी का, शुभम जी, सुमन, मोंडल एंड गैंगटे। आप लोगों का बायोडाटा फॉर्म अच्छा था, मैंने देखा पूरा, लेकिन आप में कुछ बायोडाटा फॉर्म में कुछ ऐसा नहीं लिख रखा था जिसको मैं डिस्कस कर सकूं। तो आपको जो भी वो हॉबीज़ या कुछ भी पूछें तो आपको एक अलग चीज़ बोलनी होगी जो आपको सबसे अलग करती है, या जो भी जितने ऊपर मैंने बताए उनमें से उठा लीजिए चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे जो बायोडाटा फॉर्म है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का है। तो कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप बोलें वही आपसे अगला बोल के आया होगा। तो और अगर नहीं बोल के आया भी है तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप वाले खुद वाले में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको इंटरेस्टिंग बनाती हो। तो इस पे काम कर लीजिए, मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। बाकी आपने जो भी सब कुछ लिखा था, आपके मार्क्स वगैरह भी सही थे, अच्छे थे, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इंटरव्यू क्या होता है, 3 लोग जाएंगे, 1 सेलेक्ट होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। देखिए दोवद पर्व जी, आपने लिखा आई हैड बीन एनसीसी क्योर्ड, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो क्योर्ड है ये, फॉर 1 ईयर। एनसीसी, एनएसएस, अगर इनसे जुड़े हुए हैं तो आपको एक पॉजिटिव चीज़ होती है आपके लिए। दूसरा, टीचिंग एंड स्विमिंग, टीचिंग आपको पसंद है, स्विमिंग आपको पसंद है। टीचिंग में आप, फिर वो आपसे ये पूछें कि आप टीचिंग लाइन में गए क्यों नहीं, तो इसके लिए एक सॉलिड रीज़न तैयार रखिएगा। स्विमिंग अच्छी चीज़ है, ये उनको अच्छी लगेगी। दूसरा, अर्चना रानी जी, आपसे वो पूछेंगे कि अगर आपने बीएससी मैथ किया है, इसका मतलब आपने तो परफेक्ट पहले सोच ही लिया था कि आपको मैथ लाइन के अंदर जाना है। अगर आपने बीएससी की होती तो हम सोच सकते थे कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, साइंस थी आपके पास। तो बीएससी मैथ का मतलब ये है, ऑनर्स से करने का मतलब ये है कि आपने सोच लिया था कि आपको मैथ पसंद है, तो फिर आप इस लाइन में क्यों आ रहे हैं बैंकिंग में, तो आपको सॉलिड रीज़न इसका रखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हॉबी पूछे तो आपको ये नहीं कहना कि आई लव इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, जी नहीं, ये आपकी हॉबी नहीं हो सकती कि नए लोगों से मिलना। तो हॉबी में आपको कुछ अलग चीज़ बतानी पड़ेगी। बाकी परसेंटेज आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है श्रेया देवनाथ जी की बात। आपने लिखा गवर्नमेंट प्रेस के अंदर, तो आपसे आज के टाइम में मीडिया की हालत क्या है उस बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा कि लोग न्यूज़पेपर या कुछ भी प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस भी पूछी जा सकती है आपसे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और परसेंटेज का भाई एक सॉलिड रीजन तैयार कर लीजिए, 37% को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। अब बात आती है अक्षथा जी की। ये भी मैं एक वन ऑफ द परफेक्ट बायोडाटा फॉर्म बोलूँगा इसे, कि पहली बात तो राइटिंग ही आपकी बता देती है कि आपको कितना अच्छा नॉलेज है चीज़ों का, कितने सही से पढ़े होंगे आप। वो परसेंटेज आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो उनको हर चीज़ का आंसर बहुत अच्छे से देना है। दूसरा, स्कूल में फर्स्ट आए थे आप 10th क्लास में, आप चाहे 6th क्लास में फर्स्ट आए हो, आप उस चीज़ को बताइए, ठीक है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई फर्स्ट आया था तो क्या हो गया, जी नहीं। अगर आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है तो ये चीज़ बता दीजिए, और अगर आप फर्स्ट नहीं आए थे तो भी बता दीजिए। वो कौन सा स्कूल में जाके पूछने वाले हैं, लेकिन हाँ बताना कॉन्फिडेंस से है, उन्हें पता ना लग जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, योगा से रिलेटेड आप चीज़ें बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पारुल झालानी जी की बात करते हैं, डांसिंग, कुकिंग, ठीक है, ये चीज़ अलग करती है आपसे, आपको सबसे ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है। दूसरी बात, आपका परसेंटाइल शुरू में बहुत ज़्यादा था। अब इस चीज़ का आप एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रखिएगा कि हाँ आपका थोड़ा सा कम कैसे हुआ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 83 और 90 के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इस चीज़ का सॉलिड रीज़न आपके पास रखना होना चाहिए कि एमएससी आपने क्यों की, एमएससी आपने क्यों की, इसका रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस्ड होते हैं सारे एग्जाम तो, लेकिन एमएससी करने का मतलब ये हुआ कि आपने मास्टर्स की है साइंस के अंदर, और मास्टर्स करने वाला हमेशा टीचिंग लाइन में जाने की सोचता है, तो आपने वो डिसीजन क्यों चेंज किया, एक सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा आपको। दूसरा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके फादर और मदर, तो आपने इस लाइन को क्यों चुना, बैंकिंग लाइन को। अब बात करते हैं अमांशु जी की। अमांशु जी, ये आपने क्या लिख रखा है, क्रिकेट एंड म्यूजिक, क्या आपने ध्यान, कई बच्चों का तो मुझे ऐसे लगा था कि वो बस अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी इन हॉबीज़ के अंदर। आपको जो चीज़ें पसंद, अभी मैं दिखाऊंगा लास्ट में एक बायोडाटा फॉर्म, वो इतना अच्छा लिखा है उन्होंने जैसे कि वो सीधा इंटरव्यूअर के पास ही जाने वाला है बायोडाटा फॉर्म, मैं दिखाऊंगा आपको, देखिएगा।
दूसरा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं आपके फादर साहब, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है, दिक्कत नहीं आएगी आपको। पोस्टल असिस्टेंट, ये भी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। सूरज दिगंबर जी, आपने लिखा कि हिंदी आती है आपको, मराठी आती है इंग्लिश के अलावा। अब यहाँ पे लिखा आपने LIC ADO प्री क्लियर हुआ है, FCI प्री क्लियर हुआ है, ये आपको चीज़ें मेंशन नहीं करनी। उन्हें लगेगा कि भाई ये तो छोड़ जाएगा अगर LIC में इसका सिलेक्शन हो गया तो। जी नहीं, वो आपसे पूछे कि आपने और भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, आप कहेंगे कि सर एग्ज़ाम्स तो देता हूँ लेकिन मेरा फोकस RRB के ऊपर है। अगर आप RRB का इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा फोकस सिर्फ IBPS PO के ऊपर है। LIC का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कहेंगे सिर्फ मुझे LIC में ही जाना है। आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं तो बना ही इसी चीज़ के लिए हूँ, मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाऊँगा ही नहीं। अब बात करते हैं आभ्या जी की। आभ्या उस्मान जी, आपने लिखा कुकिंग, टीचिंग एंड वॉचिंग मूवीज़। तो आपके पास इनको चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना होगा कि मुझे कौन सा फूड बनाना पसंद है, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग पसंद है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे उनको पढ़ाना, आप इन चीज़ों को ऐसे बोलिए ना कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। टीचिंग पसंद है, अब वो बताइए क्या पूछेंगे आपसे। आप जब कहेंगे कि टीचिंग पसंद है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते स्कूलिंग या ट्यूशन, उनको पढ़ाना। अब वो घर जाके तो देख के नहीं आएंगे कि आप पढ़ाते हो कि नहीं, आप कहेंगे तो उन्हें लगा कि हाँ यार ये कितना रियल लाइफ से कनेक्टेड लड़की है और ये सोचती है समाज के बारे में। तो आप इनको ऐसे चीज़ों को कन्वर्ट कर लीजिए, चीज़ें बिल्कुल ठीक है। मूवीज़ कौन सी पसंद है आपको, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि मुझे पुरानी मूवीज़ पसंद है, क्योंकि वहाँ पे बूढ़े बूढ़े बैठे होते हैं और जब कहेंगे आप कि पुरानी मूवीज़ पसंद है तो उन्हें अच्छा लगेगा। दूसरा, परसेंटेज वगैरह आपके सब सही हैं। अब बात करते हैं वो बायोडाटा फॉर्म जिसके लिए मैं आपको कह रहा था। निखिल जायसवाल जी, मैं आपको श्योरिटी दिलवाता हूँ कि आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सिर्फ एक लाइन ने ही दिल जीत लिया। कैसे? इंग्लिश टीवी शो देखना आपको पसंद है और पुराने गाने हिंदी सुनना पसंद है। कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका कि आपको मॉडर्न चीज़ें भी पसंद है और पुरानी चीज़ें भी पसंद है। पॉजिटिव नेगेटिव हम कह सकते हैं इसको कि एक पोल इधर है एक पोल इधर है, आपने दोनों को बांध के रखा हुआ है। इंग्लिश टीवी शोज देखना, पुराने गाने सुनना, आप तो निश्चिंत हो जाइए कि आपको कहीं दिक्कत आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए कितना आपने लंबा लिखा। तो बाकी बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि चीज़ें सिर्फ लिख देना कि क्रिकेट, म्यूजिक, ये कुछ ये बोर करती है चीज़ें। जब आप बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश टीवी देखना, पुराने हिंदी गाने सुनना पसंद है। और हाँ, ये बात याद रखिएगा निखिल जी कि आपसे जब वो हॉबी अगर पूछ भी लें तो आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी बोलनी है। इंग्लिश टीवी शो देखना, पुराने गाने सुनना, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी बोलनी है, छोड़ मत दीजिएगा बीच में, क्योंकि जब ये इकट्ठी जाएंगी तभी मज़ा आएगा बोलने में। और उन्हें आश्चर्य होगा कि भाई कैसे कॉम्बिनेशन बना रखा है इन्होंने इतना। अगर आप एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिंटेबल PDFs के लिए तो सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर, ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। ये देखिए मैंने बेल भी बना दिया आपके लिए, ठीक है, ताकि बेल आइकन दबाए रखेंगे आपको तो नेक्स्ट वीडियोज़ जितनी भी हैं वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।